हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। गाइज, आज हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या रिफॉर्म्स, क्या सुधार लेके आने की बात की थी, क्या सुधार वो लेकर आए थे किस एजुकेशन के मामले में और हेल्थ केयर के बारे में, क्या सुधार की, क्या रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की थी। हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे गाइज आप लोगों ने पर्सनालिटीज़ या फिर इकोनॉमिक के नोट्स बनाए हुए हैं, आपने जहाँ इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वहाँ पे आप प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अपने एजुकेशन या हेल्थ केयर से रिलेटेड आपने जहाँ पे भी नोट्स प्रिपेयर किए होंगे थोड़े बहुत, तो आप वहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के रिफॉर्म्स या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन वहाँ पे कर लीजिएगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड आता है तो वहाँ पे आप प्रोफेसर अमर्त्य सेन के कंट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने क्या सजेशंस दिए थे या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने लाने की बात की थी। और गाइज, अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए वीडियो लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा। इस जीरो से तैयारी वाला बैच है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक। और वो इसलिए करवाया जा रहेगा इस बेसिक से ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी जो कि यूपीएससी डिमांड करती है, राइट। यूपीएससी में मेनली वो अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को, हाईली रिकमेंडेड। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइज। मेंस आंसर राइटिंग बैच में एक आपके लिए फ्री सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप ऑल डे लॉन्ग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एंड एट नाइट 8 PM आप लोगों के लिए उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और मेंस आंसर राइटिंग का पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइज। हाईली रिकमेंडेड 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आपको ज़ीरो से उठा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जाएगी और एडवांस लेवल तक आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दिया जाएगा। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको सजेशंस देंगे कि किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और वो जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत बेस्ट बैच है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज़ advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and implementation? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्यान्वयन में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव हैं? ये क्वेश्चन GS2 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। इस क्वेश्चन में गाइज क्या बात की जा रही है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बहुत सारे ज़रूरी सुधार की बात की थी। उन्होंने उनके बारे में बोला था और किसके रिगार्डिंग? प्राइमरी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा और प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए। तो उसके लिए हमें बताना है कि किस तरीके से क्या उन्होंने ऐसा क्यों बात की, क्या है, क्या हमें सजेशंस हैं कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, राइट। तो हमें वो बताना है। तो हम इंडिया की पहले क्या कंडीशन है एजुकेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड, हम थोड़ा सा अभी उसका स्टेटस क्या है हम इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी उसकी बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें किस पे बात करनी है, एजुकेशन और हेल्थ केयर की क्या स्थिति है,
ठीक है, तो हम पहले उसके इंट्रोडक्शन में इंडिया के प्रेजेंट थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या रिफॉर्म्स की बात की थी, किसके लिए उन्होंने बात को बढ़ाया था आगे, क्या उन्होंने वार्तालाप किया, वो बताएंगे। और उसके बाद हम सजेशंस देंगे कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर सम ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। एजुकेशन, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, स्वास्थ्य देखभाल की, तो वो हर इंसान के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक बेसिक राइट है। ठीक है, क्या कहते हैं, बुनियादी मानव अधिकार है, मतलब बहुत बेसिक है, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, और वो उसका हकदार है कि उसको ये राइट मिलने चाहिए, वो उसका राइट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टाइम टू टाइम बहुत बार इस चीज़ को बताया है कि जो आर्टिकल 21 है, हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 हमें क्या मिलता है कि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, यही पढ़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वक्त दर वक्त बहुत बार उसको इंटरप्रेट किया है कि उसमें राइट टू हेल्थ भी आता है। राइट टू हेल्थ भी हमारा राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। जीने का जो हमारा अधिकार है, वो उसमें हमारी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा उसी के अंदर आता है। और राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी हमारा उसी के अंदर आता है, जो हम आर्टिकल 21 ए में हमें दिया गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, तो वो भी हमारा उसी में आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बताया है इसके बारे में हमें, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही, चाहे हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य देखभाल की बात करते हैं, हेल्थ केयर की, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें लाने, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट के थ्रू हम देखेंगे अभी। ठीक है, वो सारे कौन कौन से एस्पेक्ट में है, हम सारे एस्पेक्ट अभी देखेंगे। राइट, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने के बारे में बात की एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड इंडिया में। तो हम उसकी बात करें तो उन्होंने क्या कहा। फर्स्ट इज, without developing social sectors like school education and basic healthcare services, and without carrying outland reforms, it will not be possible for India to have a participatory and widely shared economic growth. अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है, बोलते हैं हम लोग, अब उसमें क्या है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, हर कोई पार्टिसिपेट करे, हर कोई कंट्रीब्यूट करे हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। ठीक है, अच्छा करने में, बेटरमेंट के लिए हर कोई कंट्रीब्यूट करे, करते हैं, हर दूसरा बंदा ये बात करता हुआ मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस पे बात करते हैं ना, इसको एक्शन में अगर हमें लेके आना है, तो एक्शन में लेके आने के लिए हमें एक प्रॉपर तरीके से शिक्षा की और स्वास्थ्य देखभाल की बहुत ज़रूरत है। मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए और प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बिना या उसमें कुछ सुधार लाए बिना हम ये जो हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेट करें, सब हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, अब बेटर बनाना है इंडिया को, एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो उसका कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बातें बन के रह जाएंगी। इनको एक्शंस में लेके आना है तो हमें उन पे काम भी करना पड़ेगा, और वो काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन लेके आनी है। क्यों? अब उसको एक ब्रॉड ओवरव्यू से आप समझेंगे तो क्यों लेके आनी है एजुकेशन, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज इन्हांस होगी, उनकी स्किल्स इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब आप मान के चलिए ए और बी है, अगर ए जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उसने शिक्षा नहीं ली, तो उसकी क्या है कि वो इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। उनकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसी के हिसाब से उनको नॉलेज होगी। ठीक है, उनकी स्किल्स नहीं होगी इतनी अच्छी। लेकिन
तो उनको जो जॉब है, जो ए है, जो वो जॉब लेंगे अगर आगे, तो क्या उनको बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी कंपनी में, या एक बहुत अच्छे स्केल पे, ग्रेड पे, विदाउट एजुकेशन, विदाउट स्किल्स जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो कुछ लो पेड जॉब ही कर पाएंगे, राइट? क्योंकि उनके पास वो जो एसेंशियलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी जो क्वालिफ़िकेशन है या ज़रूरी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, वो उनके पास नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बी एजुकेटेड है, उन्होंने एजुकेशन ली है, तो उनके पास स्किल्स भी होंगी, नॉलेज भी होंगी, क्वालिफ़िकेशन भी होगी, तो वो बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और अच्छी जॉब होगी, क्या होगा? अच्छी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी और उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड हैं। अब वो मान लीजिए वो जॉब लेते हैं, तो वो यहाँ वहाँ पे अपना इंटेलेक्ट दिखाएंगे, वो अपनी एबिलिटीज़ दिखाएंगे, अपनी स्किल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब आज हम R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो अगर हम उनका इंटेलेक्ट को डेवलप करने पे काम करेंगे, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तभी तो वो ये आइडियाज़ लेकर आएंगे, तभी हमारी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी सिर्फ हमें अर्थव्यवस्था, ये नहीं है कि हमें अर्थव्यवस्था पे ही हम बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए हमें एजुकेशन और हमारे यूथ को इतना केपेबल बनाने की भी ज़रूरत है। और वो केपेबल या हम एजुकेशन भी वो प्रॉपर तरीके से कब ले पाएंगे, या वो अपनी स्किल्स कब यूटिलाइज भी कर पाएंगे? जब वो स्वस्थ होंगे, जब वो हेल्दी होंगे। तो हमें इसीलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक पर्सन बीमार है, वो हेल्दी नहीं है, वो बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए उनमें इम्यूनिटी नहीं है, या फिर उनको कोई डिजीज़ हो गई है, अगर उसका उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है, तो जो वो अपना बेस्ट, उनका पोटेंशियल है, जो वो दे सकते हैं बेस्ट अपना, वो नहीं दे पाएंगे। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो स्किल्स अप्लाई करने की बात हो, चाहे उनकी कैपेबिलिटीज़ की बात हो। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को बोला कि एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए, उस पर हमें काम करना है और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, उन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन और जो हेल्थ है, वही जो अभी हमने बात की कि एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जैसे कि क्या है कि एजुकेशन में हमने बात की कि उनकी नॉलेज इन्हांस होगी, स्किल्स इंप्रूव होगी, अच्छी जॉब होगी तो इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मानते हैं। हेल्थ अच्छी होगी उनकी, तो भी वो एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है। खुशी खुशी रह पाएंगे, एक अच्छी पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ उनकी होगी। लेकिन सिर्फ हेल्थ ही एक फैक्टर नहीं है, हेल्थ के साथ साथ अब उनकी जब लाइफ अच्छी होगी, जब उनकी लाइफ अच्छी होगी, तभी वो आगे जाके वो इकोनॉमी पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, अर्थव्यवस्था पे भी उनका प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के विकास होने में सहायता तभी हो पाएगी। ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो एक ज़रूरी है लाइफ अच्छी बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने के लिए। नहीं, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और जो सोशल चेंज है उसमें भी बहुत फ़र्क लेके आती है। सोशल चेंज कैसे? जैसे कि हम पहले की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस थे, बहुत रूढ़िवादी थे कि ऐसा नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ों पे थे। लाइक अगर हम बात करें सिंपल सा अनटचेबिलिटी ही मान लीजिए, मैं बोल रही हूँ आज भी प्रिवेल करती है। आई विल नॉट डिनाई कि वो प्रिवेल नहीं करती अनटचेबिलिटी, लेकिन फिर भी जो एजुकेटेड वंस हैं उनमें फिर भी काफ़ी फ़र्क है। विद एजुकेशन वो कहीं ना कहीं काफ़ी, वो मेंटालिटी में फ़र्क आता है कि नहीं यार वो भी पर्सन ही है, तो उससे भी बहुत एक फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए सोशल चेंज भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया नीड्स टू ब्रॉडन इट्स बेस in the spheres of education, healthcare and women's equality to foster economic growth। कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि चाहिए, इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए, तो एजुकेशन में भी ये नहीं है कि हमें सिर्फ, हम बात करें ना कि प्राइमरी एजुकेशन देनी है,
तो हम सिर्फ देने पे बात करें नहीं, हमें उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग करना है। हमें बहुत सारी फील्ड्स में अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, बहुत सारे फील्ड्स में देनी है, बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। जो टीचर्स फैकल्टी हम अपॉइंट करेंगे, टीचर्स अपॉइंट होंगी, उनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज है तो हमारे पास क्वालिफाइड बहुत अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए जो कि बहुत सारी फील्ड्स या बहुत सारे उसमें भी एसोसिएटेड हों, कि वो डिजीज़ को टैकल कर सकें और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। या कुछ अगर इनोवेशन करना है, जैसे नई डिजीज़ आती है तो उसको भी वो वर्कआउट कर सकें। और हमें साथ ही साथ विमेन की इक्वालिटी को भी बढ़ावा देना है, मतलब जेंडर इक्वालिटी को हमें बढ़ावा देना है, क्योंकि विमेन का भी रोल होगा तो हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज India ranks alongside Haiti and Sierra Leone when it comes to government spending on health। अब अमर्त्य सेन ने क्या भी बताया कि इंडिया के अगर हम रैंक की बात करें ना, जो सरकार अपन एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने पे, तो वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। और ये चीज़ तो बिल्कुल प्रूवन है, ये भी हमने कोरोना के टाइम पे देख लिया है। कोरोना ने हमको इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करके दिखाया है कि इंडिया की जो सिचुएशन है हेल्थ के मामले में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के मामले में कितनी पुअर है। जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है इंडिया में। तो इसीलिए जो एक्सपेंडिचर है जो सरकार द्वारा किया जाता है हेल्थ पे, वो बहुत कम है। आई थिंक अराउंड 1% के अराउंड सी शायद है। तो हमें उसको बढ़ाना है। ये अमर्त्य सेन ने इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट किया कि वो एक्सपेंडिचर बहुत कम है, उसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ही हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अ रेडिकल रिफॉर्म इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम which would reduce the curriculum overload in the primary education in the country। तो अमर्त्य सेन ने क्या भी बोला कि जैसे हम अभी एजुकेशन में रिफॉर्म करने की तो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन को अच्छा बनाना है, स्टैंडर्डाइज बनाना है, बहुत सारे फील्ड्स फियर्स ऐड करने हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मान लिया। लेकिन उन्होंने क्या चीज़ भी बोली कि हमें अपने करिकुलम में भी चेंज लेकर आना है। क्या है कि बहुत वास्ट बना देते हैं करिकुलम को, कि बच्चा उसमें ना घुस के रह जाता है, वो बहुत बर्डन मानता है। फील उनको फ्री रखना है, थोड़ा सा उनको लाइट मोड पे रखना है। क्योंकि जब जब कोई बच्चा या कोई भी अगर बर्डन महसूस करने लग जाता है ना, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, ना ही उसका वो अपने इंटरेस्ट से काम करता है, उसका इंटरेस्ट वहाँ से हटने लग जाता है। तो हमें वो उनका इंटरेस्ट बनाना है, उनका बेस्ट उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनका बेस्ट दिलवाना है हर एक चीज़ में। तो हमें करिकुलम का जो ओवरलोड है वो रिड्यूस करना है, कम करना है उन पे लोड, करिकुलम को थोड़ा सा लाइट करना है, ताकि उससे क्या होगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उनके लिए एनफ हो, पर्याप्त हो। ठीक है, उनको ये ना हो कि जैसे घर पे जाके उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया जा रहा है, तो उससे बच्चा ना डीमोटिवेट होता है पढ़ने के लिए, उसका इंटरेस्ट हटता चला जाता है। तो हमें ऐसा करना है कि बच्चा थोड़ा सा फ्री रहे, एक लाइट मोड पे रहे। ठीक है, ट्यूशन्स का बहुत ज़्यादा होता है, अननेसेसरी उनको ट्यूशन्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि काम इतना सारा होता है या उनके पास पढ़ने का इतना सारा होता है कि उनको ट्यूशन्स जाना पड़ता है, स्कूल उनके लिए इनफ नहीं रहता। तो हमें वो नहीं करना है, करिकुलम एक लाइट मोड पे रखना है, ताकि वो थोड़ा सा फ्री महसूस करे और जो उनको स्कूल में पढ़ाया जाए वो उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए, इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टिंगली उसको सुने, इंटरेस्टिंगली पढ़ें उसको, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। वही बात है कि जो हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है सरकार की तरफ से एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे, वो बहुत कम है। तो उसको प्रायोरिटी पे रखना है कि उनका एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, बजाय कि जो सब्सिडीज़ देते हैं या टैक्स एग्जम्पशंस देते हैं कि कर नहीं चुकाना है आपको, कर में छूट दे दी जाती है। तो ये देने की बजाय अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे ना, यहाँ पे पैसा खर्च करने के बजाय एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने पे और अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने पे, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम पे। लोगों की लाइवलीहुड अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, तो ये सब बातें जो थी ये हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ी, ये सब बातें हमें अमर्त्य सेन ने
बात करी इनके बारे में, अमर्त्य सेन ने इन पे एक रिफ्लेक्शन डाला और बोला कि ऐसे इस तरीके से रिफॉर्म लाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, कि क्या हम सजेशंस दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छा सुधार के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज increasing the government expenditure on primary education and healthcare to at least 5% on GDP. While the government spends only 1% of GDP on health, education spending in India has been lower than the world average. तो क्या हम एक सुझाव दे सकते हैं, वही हम बात करते हैं ना कि जो जो दिक्कतें हैं उन्हीं को हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको हमें सुलझाना है। तो क्या है कि एक्सपेंडिचर की हमने बात की ना कि एक्सपेंडिचर कम है, तो सोल्यूशन क्या है, सुझाव क्या होगा सुधार के लिए, कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। अभी जो हमें अराउंड 1% एक्सपेंडिचर जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 1% हमें देखने को मिलता है जो एजुकेशन में और हेल्थ केयर में जाता है, लेकिन हमें उसको बढ़ा के करीबन 5% कर देना चाहिए, 5% के करीब करीब उसको बढ़ा देना चाहिए। तो हमें बहुत रिफॉर्म्स और बहुत एक अच्छा हमें उसका चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब वही हम बात करते हैं करप्शन की, कि क्या होता है कि जैसे अब हमने बात की कि एक्सपेंडिचर को क्या करो बढ़ा दो, मान लिया कि एक्सपेंडिचर बढ़ा भी दिया, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है, मान लीजिए कि अगर 2 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन पे लगाए जाने चाहिए थे, ठीक है, अब 2 करोड़ रुपए तो एजुकेशन पे लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में एजुकेशन पे कितने लगाए गए, सिर्फ सिर्फ कुछ लाख, मान लीजिए सिर्फ 50 लाख लगाए गए। दिख क्या रहा है, एक्सपेंडिचर कितना किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर तो हुआ है 2 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में जो लगाया गया है वहाँ पे वो सिर्फ कितना है, 50 लाख। तो जो वो किसकी वजह से है, लूप होल्स की वजह से, ठीक है, जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर में दिक्कत है कि भाई सरकारी जो कार्रवाई है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, प्रोसीजर जो मैकेनिज्म है वो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, फंड्स प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ नहीं हो रहा है, या फिर जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए, दिखा तो दिया कि हमने एजुकेशन में दिया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट में यूज़ किया है। तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब 1 रुपी बोला जाता है ना, 1 रुपी निकाला जाता है लोगों के वेलफेयर के लिए, मासेस के लिए, उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही एक्चुअल में उनके वेलफेयर पे लगाया जाता है, 15% ही उन तक पहुंचता है, 15 पैसा ही उन तक पहुंचता है 1 रुपये में से। तो वही बात हो रही है कि इसकी अगर ऐसा होगा तो एक्सपेंडिचर का कोई मतलब नहीं है, वो तो वेस्ट ही जाएगा, फिर पब्लिक का फंड वेस्ट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो लूप होल्स को हटाना है और हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग रखनी है, जवाबदेही बढ़ानी है, उन पे निगरानी पूरी तरीके से रखनी है, एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है रूल्स का, ताकि इस तरीके से प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, ये करप्शन ना हो पाए। नेक्स्ट इज taking inspiration from the Yashpal Committee report, which seeks to make learning more meaningful and enjoyable. जैसे यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने उन्होंने मतलब ऐसा होना चाहिए कि यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमें उन वो अपनाएंगे हम तो वो अच्छा होगा। उन्होंने क्या कहा था कि जो पढ़ाई है, जैसे कि अभी हमने अमर्त्य सेन की बात की थी, कि उन्होंने क्या कहा कि उसको लोड नहीं देना है, हमें उनको थोड़ा सा फ्री रखना है, एक लाइट मोड पे रखना है। तो उन्होंने भी ये कहा कि जो लर्निंग है उसको एन्जॉयबल बनाओ, मज़ेदार बनाओ, मज़ेदार भी हो और मीनिंगफुल भी हो, उससे बच्चे सीखें भी और मज़ा भी लें, इंटरेस्ट भी लें, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और इंटरेस्ट भी आता है। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि जो लिविंग वर्ल्ड है ना, बच्चों का ही लिविंग वर्ल्ड है, जो उनकी सराउंडिंग्स है, जो वो जीते हैं, उसी में से उनको उससे रिलेट करके उनको बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि वो इंटरेस्ट भी लेंगे, उनको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और उनको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, वो लर्निंग मीनिंगफुल भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मंत्र ऑफ अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एश्योरेंस मस्ट बी फॉलोड।
अब क्या चीज़ है कि बेशक से हम बोल देते हैं कि एजुकेशन को अच्छा कर देंगे, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हर लोगों तक उसकी उपलब्धता नहीं होगी, सभी लोगों को उसका एक्सेस नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होंगी वो सर्विसेज, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें वो अवेलेबल करवाना है। सेकंड, अफोर्डेबिलिटी में होना चाहिए कि लोग उसको उन लोगों के पास उसको सामर्थ्य हो उन फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट करने का, वो उन फैसिलिटीज़ का लाभ उठा पाए, बेनिफिट ले सकें। तो अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड एश्योरेंस, कि उनको आश्वासन मिले कि यस, उनको जो वहाँ पे मान लीजिए एजुकेशन है तो अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, या हेल्थ केयर सर्विसेज है तो वो अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये इस पे भी हमें ध्यान रखना है, इस मंत्रा पे, तीन पे, क्या, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एश्योरेंस। नेक्स्ट इज एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब वही हमने बात की, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी की हमने बात की। क्या है कि अगर वो लोगों के एक्सेस में ही नहीं है, कि जो लोग दूर दराज के जगहों पे रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे उनकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, या कोई रूरल एरियाज़ पे रह रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग उस सर्विसेज का लाभ ही नहीं उठा पा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू रीच, जो भी पॉलिसी हो या जो भी स्कीम है, जो भी सर्विसेज है, वो हमें लास्ट मैन तक पहुँचानी है, मतलब हमारी कंट्री के आखिरी आदमी तक पहुँचानी है। इसका मतलब क्या है, हर कोने में हो, हर कोने में उनको वो सर्विसेज का एक्सेस मिले, वो उसका लाभ उठा पाएँ, तो हमें उस पे ध्यान देना है। उसके लिए हमें जो अपनी सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है और हेल्थ केयर के, उनको इम्प्रूव करना है और हर किसी के लिए उनको अवेलेबल करवाना है। नेक्स्ट इज़ कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब हम बात करते हैं ना कि एक मुट्ठी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो एक मुट्ठी बन के काम करना है, जो पब्लिक हैं, सार्वजनिक, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, निजी निजी क्षेत्र हैं, इन दोनों को मिलके पूरे अब एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना है, सहायता करते करते हुए एक दूसरे की इन चीज़ों पे काम करना है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने पे काम करना है, दोनों को मिलके, राइट, ना कि आइसोलेशन में। ठीक है, तो मिलके काम करना है। तो ये हमने किसकी बात की, हमने कुछ सजेशंस की बात की, हमने सुझाव की क्या क्या हमें सुधार लेकर आने हैं। सो एंड में हम कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी, हमें ऐसा देश देखने को मिलता है, ऐसी कंट्री देखने को मिलती है पूरे विश्व में, पूरे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक इंडिया ही देखने को मिलती है, जो कि इकोनॉमिक, ग्लोबल, वैश्विक श्रम शक्ति, मतलब वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रही है। ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने का सपना देख रही है, किसके साथ, अनएजुकेटेड, अशिक्षित और अनहेल्दी लेबर फोर्स, अस्वस्थ श्रम शक्ति के साथ, जो कि बहुत इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक इंडिया ही लौती ऐसी कंट्री है जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने के सपने देख रही है। अनएजुकेटेड यूथ है जहाँ पे, और अनहेल्दी लेबर फोर्स है। तो हमें जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ठीक है, चाहे हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे हमने कोलैबोरेशन की बात की, तो वो कोलैबोरेट अच्छे से करना है, इंटरनेशनली, विश्व स्तर पे हमें अच्छे से कोलैबोरेट करना है, और ताकि अगर हम इन पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, हर चीज़ पे ध्यान देंगे, प्रॉपर टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जैसे कि ज़रूरतें हैं, तो इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर, वैश्विक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो बनेगी, और ये सारी चीज़ें उसमें मदद करेंगी। तो हमें इस पे काम करना है। सो आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन हियर। ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस
PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस प्लस रेगुलर रिवीजन करवाई जाती है। GS का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बेसिक से तैयारी वाला बैच है। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई जाएगी आपको कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइस, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आपके लिए, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वीडियोस एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ PDFs भी दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइस, जिस पेड बैच में आप लोगों के लिए 500 प्लस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और आपको बिल्कुल मीन्स रेडी बनाएंगे। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय